वेलकम सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर्स, आप सबको फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स वी कुमार की ओर से शुभ दिन, गुड डे। आज 11वीं साइंस के विद्यार्थियों के लिए रॉकेट प्रोपल्शन एक टॉपिक है। रॉकेट नोजल, रॉकेट प्रोपल्शन। किसी भी रॉकेट में, ये सपोज कीजिए आपका रॉकेट है, इस रॉकेट में पीछे में एक नोजल लगा होता है। इस नोजल से जला हुआ फ्यूल्स, ईंधन बड़ी तेजी से पीछे की ओर निकलता है, तो रॉकेट आगे की ओर इंपल्स को प्राप्त करता है, आवेग को प्राप्त करता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने के कारण जला हुआ फ्यूल जब तेजी से बाहर निकलता है, तो इतना ही मोमेंटम रॉकेट को आगे की ओर मिलता है, जिससे इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे फ्यूल जल करके बाहर निकलता है, वैसे वैसे इसका मास घटता जाता है, रॉकेट का मास घटता है। मास घटने से इसका वेलोसिटी बढ़ता है। तो किसी पार्टिकुलर समय पर, पार्टिकुलर टाइम पर किसी रॉकेट का वेलोसिटी ज्ञात करना, निकालना, यही कहलाता है रॉकेट प्रोपल्शन। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं m0 इनिशियल मास ऑफ रॉकेट एंड फ्यूल्स, यानी इसके अंदर में रॉकेट के अंदर में जो फ्यूल रखा गया है, उसके साथ रॉकेट का इनिशियल मास, प्रारंभ में मास है m0। सपोज कर रहे हैं r है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन के जलने की दर, यानी 1 सेकेंड में कितना फ्यूल्स जलता है, ये कहलाता है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं मास ऑफ बर्न्ड फ्यूल इन 1 सेकेंड। मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में जले हुए ईंधन का मास है R एंड U, ये जो U है मान लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड बर्न्ड फ्यूल ejected burnt fuel from नोजल। रॉकेट के पीछे में जो नोजल लगा हुआ है, उससे जो ईंधन, जला हुआ फ्यूल जो निकलता है, उसका कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं u है। तो मान लेते हैं, तो एट टाइम t समय पर
mass of rocket and fuel remain, यानी टी टाइम पर रॉकेट का मास और फ्यूल का मास जो बचेगा, तो शुरू में ये था m0, और टी टाइम पर तो टी टाइम पर 1 सेकेंड में r किलोग्राम फ्यूल जलता है, तो टी टाइम पर जो जलेगा r इंटू टी, तो यहां पर r इंटू टी माइनस r इंटू टी, इसको मान लेते हैं कैपिटल M, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो और लेट v velocity of rocket at टाइम t, मान लेते हैं t टाइम पर रॉकेट का वेलोसिटी v है, तो उस समय लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट, ये जो हो जाएगा टी टाइम पर मास इंटू वेलोसिटी, मास है यहाँ पर कैपिटल M और वेलोसिटी है v, तो मास इंटू वेलोसिटी टी टाइम पर लीनियर मोमेंटम हो गया इसका m इंटू v। दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब नाउ एट टाइम t प्लस डेल्टा t, यानी t प्लस डेल्टा t टाइम पर, यानी समय थोड़ा सा बढ़ाए हैं, तो मास ऑफ बर्न्ट फ्यूल, जले हुए ईंधन का मास मान लेते हैं डेल्टा M है, तो ये हो जाएगा R इंटू डेल्टा T, क्योंकि रेट ऑफ बर्निंग ऑफ द फ्यूल इज R, सो डेल्टा T टाइम पर जो मास, ईंधन का जो मास, जला हुआ जो फ्यूल है उसका मास हो जाएगा R इंटू डेल्टा T, तो इतना तो फ्यूल बाहर निकल जाएगा। सो मास ऑफ रॉकेट रीमेन, रॉकेट का मास जो है बचेगा कितना, तो टी टाइम पर m था और इसमें से इतना निकल गया, डेल्टा M निकला, तो मास हो गया m इंटू m माइनस डेल्टा M, इक्वेशन नंबर 4। तो एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ से, तो गौर से देखिए v वेलोसिटी था, अब मान लेते हैं इतना मास घटा, इसका वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ा होगा, तो इसका हो गया डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v, सॉरी ये हो गया रॉकेट का v प्लस डेल्टा v, इक्वेशन नंबर 5। तो अब वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड
इजेक्टेड फ्यूल, इजेक्टेड फ्यूल का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा v माइनस यू, क्योंकि इस समय पर रॉकेट का वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है और जला हुआ ईंधन नीचे की ओर, और रॉकेट ऊपर जा रहा है। इसका अर्थ है ऊपर वाला वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाला वेलोसिटी कम है। तो उस समय जले हुए ईंधन का जो वेलोसिटी धरती के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू। तो लीनियर मोमेंटम एट t प्लस डेल्टा t टाइम, t प्लस डेल्टा t टाइम पर इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, मान लेते हैं p प्लस डेल्टा t। तो रॉकेट का मास बचा है m माइनस डेल्टा m, और रॉकेट का वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v। अब इस समय जले हुए ईंधन का मास है डेल्टा m और फ्यूल का वेलोसिटी हो गया v माइनस यू। इक्वेशन नंबर 7। तो t टाइम पर इसका मोमेंटम हो गया m इंटू वी, और t प्लस डेल्टा t टाइम पर इसका मोमेंटम हो गया m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल v प्लस डेल्टा m इंटू वी माइनस यू। अब हमें यह पता है कि किसी भी रॉकेट में एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तो किसी भी समय पर उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी उसके मोमेंटम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन लॉ से t टाइम पर लीनियर मोमेंटम ये बराबर होगा t प्लस डेल्टा t टाइम पर जो मोमेंटम है इसका इक्वल, दोनों मोमेंटम का वैल्यू हमेशा बराबर होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 से pt है m इंटू वी, और इक्वेशन नंबर 6-7 से m माइनस डेल्टा m इंटू वी प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा m v माइनस u। अब यहां पर गौर से देखिए m इंटू वी इज इक्वल टू m v प्लस m इंटू डेल v माइनस, अब डेल m इंटू वी माइनस डेल m इंटू डेल v प्लस डेल m v माइनस डेल m u। तो अब गौर से देखिए m v से m v कैंसिल हो गया। अब m इंटू, अब गौर से देखिए डेल m इंटू वी और डेल m इंटू वी, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा इसको आप इधर ले आओ तो बचेगा डेल्टा m इंटू यू इज इक्वल टू, अब इस दोनों में डेल्टा v कॉमन है तो ये बचेगा m माइनस डेल्टा m इंटू डेल v। तो यहां से डेल v इज इक्वल टू डेल m बाई m माइनस डेल m इंटू यू। अब यहां पर डेल m इज इक्वल टू, और से देखिए डेल m
यहाँ पे हो जाएगा r इंटू डेल्टा टी। तो गौर से देखिए, दोनों साइड अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो डेल वी बाई डेल टी, दिस विल बी इक्वल टू डेल एम बाई डेल टी इंटू यू बाई एम माइनस डेल एम। अब यहां से डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू, अब डेल एम बाई डेल टी इक्वेशन नंबर थर्ड से डेल एम बाई डेल टी हो जाएगा आर, ये आर इंटू यू बाई एम माइनस डेल्टा एम। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो आर इंटू यू बाई एम माइनस, और डेल एम का वैल्यू हो गया आर इंटू डेल्टा टी। तो अब आगे देखिए, रॉकेट में हर क्षण फ्यूल जलता रहता है, तो टाइम का वैल्यू बहुत कम रहता है, यानी हर क्षण उसका वेलोसिटी बढ़ता रहता है। तो इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समय का रूप बहुत छोटा हो तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर इंटू यू बाई एम माइनस आर इंटू डेल्टा टी। अब ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन के नियम से डी वी बाई डी टी, और जब यहाँ पर डेल्टा टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर इंटू यू बाई एम, और आर इंटू यू और कैपिटल एम का वैल्यू होता है एम नॉट माइनस आर इंटू टी। अब यहाँ से डेल भी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका आर इंटू यू इंटू डी टी बाई एम नॉट माइनस आर इंटू टी। अब इसको आप इंटीग्रेट करो। शुरू में टाइम था 0, उस समय वेलोसिटी भी 0 था, अब टाइम हो गया t, मान लीजिए वेलोसिटी हो गया v, तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया 0 से लेकर के v तक r इंटू यू, और इसका जो हो जाएगा माइनस 1 बाई आर इंटू ln एम नॉट माइनस आर इंटू टी, 0 से लेकर के टी तक, क्योंकि आर इंटू यू तो यहाँ है और यहाँ पर टी के साथ आर है, तो आर बाहर आ गया, तो ये हो गया माइनस 1 बाई आर एल एन, ये नीचे में आ जाएगा तो एल एन एम नॉट माइनस आर इंटू टी। अब आप इस आर से आर कैंसिल हो गया। अब टी भी का लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस यू इंटू, अब क्या करेंगे, ऊपर वाला वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो एल एन एम नॉट माइनस आर टी माइनस एल एन एम नॉट माइनस आर इंटू 0। अब यहाँ पर r इंटू 0 है, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो
अब यहाँ v दिस विल बी माइनस u को अगर हम अंदर ले जाए, हम माइनस को अंदर ले जाए तो u इंटू एल एन, अब ये आ जाएगा इधर एल एन एम नॉट माइनस एल एन एम नॉट माइनस आर टी, यहां से आ गया। तो v इज इक्वल टू यू, अब लॉग m माइनस लॉग n, ये हो जाएगा एल एन एम नॉट लॉग m बाई n एम नॉट माइनस आर इंटू टी। अब जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे आप, तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया u इंटू एल एन एम नॉट बाई एम नॉट माइनस आर इंटू टी, या नहीं तो v इज इक्वल टू 2.303 u लॉग एम नॉट बाई एम नॉट माइनस आर इंटू टी। तो इस फॉर्मूला से किसी भी रॉकेट का टाइम, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर उसका वेलोसिटी कितना होगा वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा किसी भी टाइम पर रॉकेट के वेलोसिटी को ज्ञात करने का फॉर्मूला, उसका एक्सप्रेशन। हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, आप कितने सेटिस्फाइड हुए, हमें लाइक के द्वारा सूचित कर देंगे। धन्यवाद।